हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 7 नवंबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा। शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको एग्जाम के समय बहुत हेल्प मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आंसर है इसका डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली कौन है? तो वो वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कौन दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और ये भारतीय मूल के हैं। तो दोस्तों 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है उसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन होना है। तो इसी के मुख्य अतिथि कौन होंगे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या होगी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की? तो वो होगी डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू किया गया था। प्रवासी भारतीय कौन होते हैं? तो ऐसे इंडियंस जो दूसरे देश में रह रहे हैं, तो उन्हें हम प्रवासी भारतीय बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में कमला हैरिस हैं, तो ये वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और ये दोस्तों भारतीय मूल की हैं, याद रखना है। हलीमा याकूब जो हैं वो सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं, और ये भी भारतीय मूल की हैं। जो बाइडेन तो आप सभी लोग जानते हैं वो कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो श्याम शरण नेगी का संबंध हिमाचल प्रदेश से था, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कल की करंट अफेयर्स में कि श्याम शरण नेगी ने कौन सी बार मतदान किया है और स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? तो इसका आंसर है श्याम शरण नेगी। तो दोस्तों इन्होंने अभी 2 नवंबर 2022 को मतदान किया है। तो हिमाचल प्रदेश के हैं श्याम शरण नेगी, और वो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं। दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 को वोटिंग हुई थी आम चुनाव के लिए, यानी लोकसभा के चुनाव जो हुए थे भारत में। तो उसमें पहले मतदाता कौन थे, यानी पहली बार मतदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? श्याम शरण नेगी। तो अब उनका 106 साल की उम्र में 5 नवंबर को निधन हो गया है, और उन्होंने अपने जीवन काल में 34 बार मतदान किया है, और अभी लास्ट बार उन्होंने मतदान किया है 2 नवंबर 2022 को। तो हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने 2 नवंबर 2022 को वोटिंग भी की है। दोस्तों 2014 में श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, और उन्होंने अपने जीवन काल में 16 बार लोकसभा के लिए मतदान किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है श्याम शरण नेगी के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, तो आप इसको जरूर नोट करिएगा। देखिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो शिमला इसकी कैपिटल है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में वो कौन है? जयराम ठाकुर हैं, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, बायजूस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वर्तमान में किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बायजूस ने? तो वो बनाया है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी कौन है? तो अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, तो उनको बायजूस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। और दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है बायजूस, तो उसने फुटबॉलर लियोनेल मेसी को बायजूस के सोशल इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उन्होंने 164 मैचों में 90 गोल किए हैं, और 2022 में लियोनेल मेसी अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं फुटबॉल का।
फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है बायजूस की, तो बायजूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी। इसके फाउंडर कौन है? तो बाइजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करता है, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, ठीक है। तो वर्तमान में जो इसके सीईओ हैं वो कौन है? वो है बाइजू रविंद्रन। और इसके डायरेक्टर कौन है? दिव्या गोकुलनाथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा बायजूस के बारे में। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा दिवस यानी इंडियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर को। अभी इसी साल से मनाया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो अभी हाल ही में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ये कहा है कि भाषा सद्भाव को बनाने के लिए और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए भारतीय भाषा दिवस को 11 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है। अब 11 दिसंबर को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों कवि सुब्रमण्यम भारती की इस दिन जयंती होती है। और कवि सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिल कवि थे, तो उनकी याद में उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाएगा। यूजीसी की बात आई है तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों यहाँ पर यूजीसी के बारे में अगर हम बात करें तो यह भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए कानून बनाने का काम करती हैं, उनके रेगुलेशन का काम करती है, उनके लिए नियम बनाने का काम करती है। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार, याद रखिएगा। एम जगदीश कुमार जो है वो वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन हैं। दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। वह एक तमिल कवि थे और उनको महाकवि भारतियार के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों जो सुब्रमण्यम भारती थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे और एक वो पत्रकार भी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है सुब्रमण्यम भारती के बारे में। अगला प्रश्न है भारत अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के बैंकों के साथ किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारतीय एक्सिम बैंक ने। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर हमने दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं की है बल्कि दक्षिणी अफ्रीका के बैंकों की बात की है। तो दक्षिणी अफ्रीका के बैंकों का मतलब ये है कि जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग के जो देश हैं उनके बैंकों के साथ समझौता किसने किया है? तो ये किया है भारतीय एक्सिम बैंक ने। अब ये भारतीय एक्सिम बैंक क्या होता है? तो दोस्तों इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है कि अगर कोई देश भारत से कोई चीज खरीदना चाहता है और भारत उस चीज को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो देश इस बैंक से ऋण ले सकता है, इससे लोन ले सकता है, ठीक है, उस वस्तु की कीमत चुकाने के लिए। तो इसे बोला जाता है भारतीय एक्सिम बैंक। दोस्तों इसका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके वर्तमान में एमडी कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी। कौन है दोस्तों? हर्ष भूपेंद्र बंगारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है एक्सिम बैंक के बारे में, तो आप नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस किशोर। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। एनसीईआरटी के निदेशक हैं दिनेश कुमार सकलानी। यूजीसी के अध्यक्ष हैं कौन? एम जगदीश कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जो कि इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। दोस्तों अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप जाइए, सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए, फिर इसके बाद जब आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को। अगला प्रश्न है, एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों रेने नावा ने। किसने लिखा है? रेने नावा ने। रेने नावा कौन है? तो वह एक फ्रांसीसी लेखक हैं, यानी फ्रांस के लेखक हैं। तो उन्होंने एशिया परमाणुकरण नामक पुस्तक को लिखा है और 2 भाषाओं में लिखा है, फ्रेंच में और अंग्रेजी में। ठीक है, और इस पुस्तक में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो परमाणु खतरे को बढ़ा रही है। ठीक है, तो इस पर उन्होंने चर्चा की है इस किताब में। दोस्तों, इस पुस्तक को गोलियास के द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखिए, हाल ही में कुछ प्रकाशित पुस्तकों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने एक नई पुस्तक का संपादन किया है। नाम क्या है उसका? द कॉर्बेट पेपर्स। दोस्तों, डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस करके नाम की एक पुस्तक लिखी है, और IRS ऑफिसर हैं साहिल सेठ, तो उनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है ये कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। बॉब डायलन ने एक पुस्तक रिलीज की है जिसके बारे में उन्होंने बताया है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर एंड मोदी नाम की एक पुस्तक को अभी हाल ही में जारी किया है। तो ये हाल ही में चर्चा में रही कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंसर है इसका मेघालय। तो दोस्तों, मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 आयोजित किया गया था। तो ये कहां पर आयोजित किया गया था? उमियम झील में। तो जो मेघालय है वहां पर उमियम झील है, तो वहां पर अभी हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन किया गया है और इसका समापन 5 नवंबर को हुआ है। इसका उद्देश्य है कि जो खेल प्रेमी यूथ हैं उनको रोइंग और सेलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें उमियम झील की, तो यह 12 पानी झील के नाम से भी जानी जाती है और यह एक कृत्रिम झील है जिसे 1960 के दशक की शुरुआत में उमियाम नदी पर एक बांध के निर्माण के बाद बनाया गया था। ठीक है, यहां पर बात आई है मेघालय की। तो मेघालय की कैपिटल क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है। इसके अलावा मेघालय की स्थापना कब की गई थी? तो 21 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है BD मिश्रा। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसका? मेघालय का। ठीक है, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कॉनरॉड संगमा जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 60 सीटें, और राज्यसभा की 1 सीट है। इसके अलावा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आप इसको नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मई 2023 तक कितने लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है? तो 60 लाख टन की जो चीनी है वो एक्सपोर्ट की जा सकती है अब इंडिया में। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने इसके स्टॉक को रोक दिया था, यानी इसके एक्सपोर्ट को रोक दिया था कि चीनी जो है अब वो विदेशों में नहीं भेजी जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों में भेजी जाएगी तो देश में इसकी कमी हो सकती है और उसकी कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं। इसलिए जो भारत सरकार है उसने इसके एक्सपोर्ट को रोक दिया था। लेकिन अब भारत सरकार ने ये कहा है कि मई 2023 तक 60 लाख टन का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, और ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट कौन है? तो वो है जमशेदपुर स्टील प्लांट। तो टाटा स्टील का जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है उसने अभी हाल ही में रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल किया है,
और वह ऐसा करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त करने का मतलब यह है कि उस स्टील प्लांट को प्रदान किया जाता है यह जो एक जिम्मेदार स्टील प्लांट है जिसने सभी मानक अपने पूरे कर लिए हों। यानी कि कोई भी स्टील प्लांट लगाया जाता है, उसके जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनको अगर पूरा करता है कोई भी स्टील प्लांट, तो उसको कौन सा सर्टिफिकेशन दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर टाटा स्टील की बात आई है, यानी कि जो जमशेदपुर स्टील प्लांट है ये टाटा स्टील का है। तो इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस केंद्र शासित प्रदेश में पानी पर तैरने वाला वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, तो डल झील के आसपास भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया है। यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी है वो दी जाएगी। तो जो डल झील के आसपास का एरिया है वहां पर जो बोट होती हैं उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात आई है, तो यह एक पेमेंट बैंक है जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 जनवरी 2017 को रांची झारखंड और रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया था। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? जे वेंकटरमू। कौन है दोस्तों? जे वेंकटरमू। तो ये है आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टाटा स्टील की स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या गौतम अदानी? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी मटेरियल पर जाएं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके अलावा ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।